हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन। पिछले लेक्चर में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में बात करी थी। आज हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में हम बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी के। तो आइए शुरू करते हैं। nth रूट्स ऑफ यूनिटी भाई फाइंड करने का तरीका तो वैसे ही है जैसे मैंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में बताया था। z इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1 बाय n। भाई nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं ना। यूनिटी का मतलब क्या है? 1 है। अब इस 1 को हम यूलर्स फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, e रेज टू पावर आयोटा 2k पाई बाय n, वेर k इज 0 1 2 3। कहाँ तक जाएगा? n-1 तक जाएगा। क्यों n-1 तक? भाई 0 से लेके n-1 तक के कितनी वैल्यूज हो गई k की? n वैल्यूज। क्या ऐसा जरूरी है कि 0 से ही स्टार्ट करना है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यू कैन टेक एनी n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। मतलब अगर आपकी इच्छा हो तो आप 2 से स्टार्ट करो, 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा? n+1 तक के। लेकिन हम कन्वीनियंटली 0 से लेते हैं क्योंकि वो चीजें हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाती है। तो k की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो ये चीज बन जाएगी 1। और ऑब्वियसली nth रूट्स ऑफ यूनिटी में एक रूट 1 तो होगा ही। फिर k की वैल्यू 1 रखी तो एक और रूट मिलेगा, e रेज टू पावर आयोटा 2 पाई बाय n, फिर e रेज टू पावर आयोटा 4 पाई बाय n, आयोटा 6 पाई बाय n, और ऐसे गाड़ी चलते जाएगी। लेट्स से ये जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी आए हैं उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। एक रूट तो हो गया 1, दूसरे रूट को बोल रहे हैं अल्फा 1, फिर अल्फा 2, फिर अल्फा 3, फिर अल्फा 4। ये कहाँ तक जाएगा? अल्फा n-1 तक के। अब यहाँ पर कुछ चीजें इंटरेस्टिंग आप ऑब्जर्व करिए कि ये जितने भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उन सबका मॉड्यूलस 1 है। मॉड्यूलस का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी रूट्स हैं वो एक यूनिट रेडियस के सर्कल पे लाई करते हैं जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन। और इस सर्कल का रेडियस कितना है? 1। एक रूट तो ये आएगा 1। फिर ये क्या होगा? e रेज टू पावर आयोटा 2 पाई बाय n। ये क्या हो जाएगा? e रेज टू पावर आयोटा 4 पाई बाय n, और ऐसे गाड़ी चलते जाएगी। एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रूट्स दिख गया होगा वैसे तो। ये एंगल कितना है? 2 पाई बाय n। ये पूरा एंगल कितना है? 4 पाई बाय n। तो इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना हो गया? 2 पाई बाय n। ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय n। यहाँ पर खैर मैंने सिर्फ 5 ही रूट्स प्लॉट किए हैं, पूरे n इस सर्कल पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बात समझ में आई? इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, कितने रूट्स ऐसे आ रहे हैं जिनके रियल पार्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू उनके इमेजिनरी पार्ट की न्यूमेरिकल वैल्यू से ज्यादा है? 2। पहले प्लॉट करते हैं, फिर ये इजीली दिख जाएगा। प्लॉट करने से पहले फाइंड तो करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर जरा 64 को मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर 6, और ये जो आयोटा है इसको लिख सकता हूं मैं इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहां से z क्या आ गया? 2 इंटू ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 2 प्लस 2k पाई बाय 6, और k की वैल्यू। अब इनको अपन प्लॉट करते हैं। क्या आ गया भाई अपने पास? सभी रूट्स तो ये जितने भी रूट्स हैं सबका मॉड्यूलस कितना है? 2। तो ये लाई करेंगे एक सर्कल पर
जिसका रेडियस कितना है 2। तो ये जो पहला रूट है इसका आर्ग्यूमेंट कितना है π/12 मतलब 15 डिग्री। फिर इसका आर्ग्यूमेंट 75 डिग्री। किसी भी दो रूट्स के बीच में एंगल होगा 60 डिग्री। फिर क्या होगा 135 डिग्री, फिर 195, फिर 255 और लास्ट में ये 315 डिग्री। अब इनमें से कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे होंगे जिनके रियल पार्ट का मैग्नीट्यूड उनके इमेजिनरी पार्ट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा? कैसे पता करेंगे? अभी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ऑब्जर्व करते हैं भाई। वैसे तो फोटो से दिख रहा है लेकिन बेटर तरीका बताता हूं मैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अगर मैं एक लाइन बनाता हूं 45 डिग्री पे, तो उस लाइन पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं। जो पॉइंट्स उस लाइन से नीचे होंगे उसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट से ज़्यादा है, और जो 45 डिग्री वाली लाइन से ऊपर होंगे उनमें वाई कोऑर्डिनेट विल बी ग्रेटर देन एक्स कोऑर्डिनेट। अभी अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से जो साइन वाली कहानी है वो तो हट गई। यहां पर देखो, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का वो इसके वाई कोऑर्डिनेट से ज़्यादा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दोनों ही पॉजिटिव हैं। फिर यहां पर भी ऐसा होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड वाई कोऑर्डिनेट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। भाई न्यूमेरिकल वैल्यू पूछिए ना क्वेश्चन में, न्यूमेरिकली। ये जो दो रूट्स हैं इस केस में न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रियल पार्ट विल बी इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, और बाकी दो में उसका उल्टा। बात समझ में आ गई? चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद इन सब चीजों को आपको याद भी रखना है। सॉल्व करो इसको 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। ये जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ये जो पहली वाली चीज लिखी हुई है ये तो बड़ी ही आसान है। ये है क्या? सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है इस केस में? कोएफिशिएंट ऑफ z रेज़ टू पावर n-1 with a negative sign divided by the coefficient of z raised to power n। z raised to power n-1 का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 0। तो ये आ गया 0। बात समझ में आई? ये जो सेकंड वाली चीज है ये भी बड़ी आसान है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? ये होता है भाई थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हमको ये बात पता है। कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पर? -1। लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो ये चीज तो -1 हो गई। अब n अगर ऑड है तो -1 रेज़ टू पावर ऑड विल बी माइनस इंटू माइनस दैट विल बिकम प्लस, और अगर n इवन है तो -1 रेज़ टू पावर इवन दैट विल बिकम +1, और कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी है? -1। तो ये आ गया बड़ी ही आराम से। ये जो तीसरा पार्ट है ये इंटरेस्टिंग है। कैसे इसको प्रूव करेंगे? जिन लोगों ने प्रूव कर दिया है वेरी गुड, जिन लोगों से नहीं हुआ है देखिए भाई, α1, α2, α3, αn-1, यहाँ पे कौन सा रूट मिसिंग है? 1। ऑब्वियसली 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। तो हमें ये पता है कि ये जो n रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के हैं। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब इस इक्वेशन के रूट्स हैं ये, तो इस इक्वेशन के भी रूट्स यही होंगे, जिसमें एक ये रूट तो z इक्वल टू 1 हमें दिख रहा है। तो बाकी जो α1 से αn-1 है वो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे।
है कि नहीं भाई लॉजिकल? इस पूरी इक्वेशन के रूट्स हैं 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n माइनस 1। इसको अगर हटा दूं, मतलब एक रूट जो कि 1 है उसको अगर मैं हटा दूं, तो बाकी बची हुई इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n माइनस 1। So now I can write this expression as like this। भाई किसी भी इक्वेशन को हम फैक्टर्स के टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं, बस हमें लीडिंग कोएफिशिएंट का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर जो लीडिंग कोएफिशिएंट है 1 है, यहाँ पर भी जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो z रेज टू पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट कितना आएगा? 1। वो कब आएगा? जब हर ब्रैकेट में z मल्टीप्लाई होगा। कितने ब्रैकेट्स हैं? n माइनस 1। तो जब z n माइनस 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो z की पावर क्या आएगी? n माइनस 1। और सभी में कोएफिशिएंट कितना है? 1। हमें 1 ही चाहिए। अब जो हमें क्वेश्चन में जिस क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी है वो क्या है? 1 माइनस अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2। तो यहाँ पे बड़े ही आराम से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैं z को क्या सब्स्टिट्यूट करूं? 1। LHS में ये कितनी चीज़ें लिखी हुई है भाई? ये 1 को ले लेते हैं, लेट्स से z रेज टू पावर 0। तो 0 से लेके n माइनस 1 तक के कितनी चीज़ें हो गई? n। और सभी की वैल्यू z इक्वल टू 1 पर 1 के इक्वल होगी। तो 1 कितनी बार ऐड हो रहा है LHS में? n टाइम्स। RHS में क्या मिल रहा है? 1 माइनस अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2 डैश 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 अप टू 1 माइनस अल्फा n माइनस 1। उसी की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, हमने निकाल दी बड़े आराम से। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।